हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्डर टेक्नीशियन के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के ऊपर। आज का जो हमारा पेपर है वो है आसाम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का, जिसमें टेक्नीशियन वेल्डर की भर्ती हुई थी और उसके अंदर 100 में से 50 क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड थ्योरी के आए थे। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर गोविंद पात्रा का, जो उड़ीसा से हैं और अपने वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल परिवार का हिस्सा है और जिन्होंने काफ़ी मुश्किल से ये पेपर को अरेंज किया है और सबके साथ शेयर करने के लिए मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि सर आप इस पेपर को अपने चैनल पर लाइए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इस पेपर का सभी भाई बहनों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो एक बार तालियां हो जाए अपने इन होनहार स्टूडेंट्स के लिए। मुझे गर्व है कि इतने होनहार स्टूडेंट्स अपने इस वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल परिवार का हिस्सा है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज़, यानी कि दिए गए विकल्पों में से इलेक्ट्रोड की कोटिंग का कार्य है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू स्टेबलाइज द आर्क, यानी कि आर्क स्थिर करना। ये इलेक्ट्रोड का सबसे मेन कार्य होता है। इसके अलावा भी और भी कार्य होते हैं, जैसे वातावरण के अदर गैसों से वेल्ड मेटल की सुरक्षा करना और वेल्ड बीड के ऊपर स्लैग के रूप में जमा होकर वेल्ड मेटल की कूलिंग रेट को कम करना, ताकि वेल्ड मेटल में कोई क्रैक्स वगैरह ना आए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज़ नॉर्मली सूटेबल फॉर, यानी कि हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड सामान्यतः किस वेल्डिंग पोजीशन के लिए उपयुक्त है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेल्डिंग इन फ्लैट पोजीशन, यानी कि नॉर्मली हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग फ्लैट पोजीशन यानी कि डाउन हैंड पोजीशन में ही अधिकतर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द कलर ऑफ वेल्डिंग फ्लेम, गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग फ्लेम का रंग कौन सा होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइट ब्लू, यानी कि जब हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं तो इसके अंदर जो गैस फ्लेम बनता है उसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है, लाइट ब्लू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जॉइनिंग मेटल शुड बी, यानी कि शोल्डर का गलनांक बिंदु जुड़ने वाली धातु से होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेस, यानी कि शोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली धातु से कम होना चाहिए। आपने देखा होगा सोल्डर करते तो उसमें शोल्डर ही पिघलता है। जिस तार को हम वेल्ड कर रहे हैं या जिस प्लेट के ऊपर वेल्ड कर रहे हैं वो प्लेट थोड़ी पिघलती है, वो तार थोड़ी पिघलता है, ठीक है। तो शोल्डर का गलनांक बिंदु जुड़ने वाली धातु से कम होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, आफ्टर वेल्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्टेंटनियस हीटिंग द जॉब इज कॉल्ड, वेल्डिंग करने के तुरंत बाद वेल्डेड जॉब की हीटिंग करना क्या कहलाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोस्ट हीटिंग, यानी कि हमने किसी जॉब को वेल्ड कर दिया है और वेल्ड करने के तुरंत बाद भी वेल्डेड जॉब को गर्म करते हैं तो यह प्रोसेस पोस्ट हीटिंग कहलाती है। यह प्रोसेस वेल्डेड जॉब में क्रैक फॉर्मेशन होने से बचाता है, यानी कि क्रैकिंग से बचने के लिए पोस्ट हीटिंग प्रोसेस की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अर्थ क्लैंप इज मेड ऑफ, अर्थ क्लैंप किसका बना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉपर या कॉपर अलॉय। आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम जॉब को अर्थिंग केबल के साथ भी जोड़ते हैं और अर्थिंग केबल के साथ जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए अर्थिंग क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अर्थिंग क्लैंप बना होता है यह तांबा तथा उसकी मिश्र धातुओं का बना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ए लेदर बैग इज यूज टू
कीप इलेक्ट्रोड्स विच इज़ नाउजस। इलेक्ट्रोड्स को रखने के लिए एक लेदर बैग का उपयोग किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोड बॉक्स कैरियर। यानी कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर्स लोग इलेक्ट्रोड को वेस्टेज होने से बचाने के लिए, इधर उधर बिखरने से बचाने के लिए एक लेदर का बैग रखते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं। इसको इलेक्ट्रोड बॉक्स कैरियर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज यूज्ड इन वेल्डिंग टू प्रिपेयर द एज। दिए गए विकल्पों में से जॉब के किनारों की तैयारी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाय मशीन्स। इसमें मशीन से आशय है ग्राइंडर से। यानी कि जॉब के किनारों को तैयार के लिए, उन्हें वी शेप में लाने के लिए, जे शेप में या डबल वी, ऐसा कुछ भी अगर हम जॉब के किनारों की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए मशीन के रूप में ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विच टेस्ट इज डन आफ्टर वेल्डिंग टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड डिफेक्ट्स। वेल्डिंग के बाद जॉब की मजबूती व दोष का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जिसमें जॉब को टेस्ट करने के लिए नष्ट किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, जिससे उसे तोड़ते समय, नष्ट करते समय जो लोड पड़ता है उसको काउंट करके उसकी मजबूती का पता लगाया जाता है और उसके बाकी डिफेक्ट्स के बारे में भी पता लगाया जाता है। अगर हमें विजुअली ओनली डिफेक्ट्स ही देखने थे तो उसके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का प्रयोग कर सकते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। चूज द करेक्ट प्रिपरेशन वेल्डिंग जॉइंट यूजिंग 12 mm MS प्लेट। यानी कि 12 mm मोटी प्लेट पर वेल्डिंग करने के लिए किनारों की तैयारी किस प्रकार करेंगे? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगल वी जॉइंट। यानी कि अगर हमें 12 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करना है तो उसके ऊपर हम सिंगल वी तैयार करेंगे, उसके बाद में वेल्डिंग लगाएंगे जिससे हमारा जॉब मजबूत बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आफ्टर वेल्डिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग हैमर ऑन जॉइंट एंड ऑन सराउंडिंग एरिया टू रिमूव स्ट्रेस इज कॉल्ड। यानी कि वेल्डिंग करने के बाद जॉब में वेल्डिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए हैमर से वेल्ड बीड के आसपास चारों तरफ हल्की हल्की चोट मारी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिनिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच करंट फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल एंड डज नॉट चेंज इट्स पोलरिटी विथ टाइम। यानी कि कौन सा करंट सदा एक ही दिशा में धनात्मक पोल से ऋणात्मक पोल की ओर बहता है तथा जिसकी पोलरिटी बहते समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट करंट। वह करंट जो सदा एक ही दिशा में बहता है उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और वह करंट जो प्रति सेकंड कई बार अपनी आवृत्ति बदलता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द सेफ्टी रीजन। किस युक्ति का प्रयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्यूज वायर का। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक फ्यूज वायर लगाया जाता है जिसमें एक सेफ पॉइंट ये रहता है कि जब भी सर्किट में ओवरलोड होता है तो वह फ्यूज वायर पिघल कर गिर जाता है, जिससे कि हमारा सर्किट
शॉर्ट होने से बच जाता है, फॉल्ट होने से बच जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द मशीन विच प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर मेकिंग आर्क इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड एज। वह वेल्डिंग मशीन जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए उपयुक्त करंट व वोल्टेज प्रदान करती है, उसे हम कौन सी मशीन कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेल्डिंग सेट। यानी कि जो मशीन हमें वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग करंट प्रदान करती है उसे हम वेल्डिंग सेट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इन विच टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन द बेयर वायर इलेक्ट्रोड इज़ नॉट यूज्ड। किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन से बेयर इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐसी वेल्डिंग मशीन। यानी कि अगर हम ऐसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग वेल्डिंग के लिए करते हैं तो उसमें बेयर वायर यानी कि बिना कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर डीसी मशीन है तो उसमें बेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा सकता है, बट ऐसी वेल्डिंग मशीन के अंदर हम बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इन विच जॉइंट द प्लेट्स आर वेल्डेड बाई प्लेसिंग देम अपॉन ईच अदर। किस जॉइंट में प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्डिंग की जाती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्ट जॉइंट पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज़ द एंगल रेंज ऑफ टिग वेल्डिंग टॉर्च पोजीशन ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान टिग वेल्डिंग टॉर्च का कोण कितना रखते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75 डिग्री। आपने टिग वेल्डिंग देखी होगी या की भी होगी। तो जब हम टिग वेल्डिंग करते हैं तो टिग वेल्डिंग करने के दौरान वेल्ड की जाने वाली प्लेट से टिग वेल्डिंग टॉर्च का कोण कितना रखकर हम टिग वेल्डिंग करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75 डिग्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ ए वैक्यूम इज़ नॉट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स will get interact with gases and diffuse the beam in EBW process, where from these gases are coming to get interact with electrons। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैक्यूम का उपयोग नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गैसों के साथ मिलकर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये गैसें इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करने के लिए कहाँ से आती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एटमॉस्फेयर से। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है जो रेडिएट एनर्जी के ऊपर कार्य करता है, जिसमें मेटल फ्यूज होकर वेल्ड होता है। इसे फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर में ही लिया गया है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर जिस भी जॉइंट को वेल्ड करना है, यानी जिस जॉब को वेल्ड करना है, उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखकर और वैक्यूम चैम्बर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स की बीम को जॉइंट के ऊपर फोकस कराया जाता है, तब वो वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट होता है। यदि किसी वजह से वैक्यूम चैम्बर लीक है या वैक्यूम चैम्बर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है ये वातावरण की अन्य गैसों के साथ मिलकर डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि डाइवर्ट हो जाता है, जिससे वेल्डिंग जॉइंट सही से नहीं लग पाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ये अदर गैसें जो बीम को डाइवर्ट करती है ये कहाँ से आती है? जिसमें हमारा राइट आंसर बता ही दिया है कि ये अन्य गैसें एटमॉस्फेयर से आकर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डिफ्यूज़ करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यू हैव टू जॉइन 2 प्लेट 100 mm
by welding. Which on the following modern welding process you will select to get a very high production rate with square edge preparation? यानी कि यदि आप 100 mm यानी कि 100 mm मोटी दो प्लेटों के वेल्डिंग करना चाहते हैं तो दिए गए विकल्पों में से किस आधुनिक वेल्डिंग प्रोसेस का चुनाव करेंगे जो बिना किनारों की तैयारी के चौरस किनारों के साथ ही हाई प्रोडक्टिविटी की वेल्डिंग करती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये वेल्डिंग हैवी प्लेट्स के ऊपर वेल्डिंग करने के लिए डेवलप की गई है। इसमें जॉब के ऊपर किसी भी प्रकार की वी, यू, डबल वी ऐसे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम स्क्वायर एज के साथ जॉब को वर्टिकली होल्ड कर लेते हैं, जॉइंट के दोनों तरफ कॉपर के शू लगा देते हैं, वर्टिकली जॉब के बॉटम से, जॉइंट के बॉटम से वेल्डिंग को बिल्डअप करते हुए ऊपर बढ़ते हैं। ये उसका इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का प्रिंसिपल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर? दिए गए विकल्पों में से कौन सा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सत्य नहीं है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूजेज मोर इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमारा जो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है वो लाइट वेट होता है, ये सत्य है। लेस एक्सपेंसिव होता है यानी कि कम खर्चीला होता है, ठीक है। और यूजेज लेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये बिजली की खपत भी कम करता है। लेकिन जो ऑप्शन सी दे रखा है कि यूजेज मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ए डिवाइस डिजाइन फॉर चेकिंग द शेप एंड साइज ऑफ वेल्ड बीड इज कॉल्ड? वह युक्ति जिसको वेल्ड बीड की आकृति और आकार की जांच करने के लिए बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेल्ड गेज। वेल्ड गेज के द्वारा हम वेल्डिंग से लगाई गई बीड की आकृति और आकार की जांच कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में भी यानी कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। यानी कि बेसिकली वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो आते हैं कूलिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर कूल्ड, जिसकी बाइंडिंग को हवा के द्वारा कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इसके लिए पंखे का यूज़ उसके अंदर किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है ऑयल कूल्ड, जिसकी बाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए विशेष प्रकार के कूलिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द वेल्डिंग मशीन विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC वेल्डिंग सप्लाई टू DC वेल्डिंग सप्लाई? वह वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग AC वेल्डिंग सप्लाई को DC वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं वह क्या कहलाता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेक्टिफायर सेट। यह वह वेल्डिंग सेट होता है जो इनपुट के रूप में तो AC करंट लेता है, लेकिन यदि हमें DC पावर की ज़रूरत है वेल्डिंग के लिए, DC वेल्डिंग पावर की आवश्यकता है, तो यह रेक्टिफायर सेट हमें AC इनपुट लेकर उसको DC पावर में कन्वर्ट कर DC पावर वेल्डिंग अवेलेबल कराता है। तो इसी सेट को हम रेक्टिफायर सेट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एज कंपेयर टू एन एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन एन ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन हैज़, यानी कि
एक एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में एक ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में ड्यूटी साइकिल होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेम ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल से ऐसे है कि प्रति 10 मिनट में से वेल्डिंग मशीन कितने मिनट कंटिन्यूसली वेल्डिंग रन कर सकता है, जिसमें हमारे जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 6, यानी कि प्रति 10 मिनट में से वो 6 मिनट कंटिन्यूसली वेल्डिंग करने की क्षमता रखते हैं। इसी को हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। और ये जो ड्यूटी साइकिल है ये एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों की सेम होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इट इज़ सूटेबल टू वेल्ड मीडियम कार्बन स्टील विथ। मीडियम कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए कौन सा वेल्डिंग करंट उपयुक्त रहेगा, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसी और डीसी। यानी कि मीडियम कार्बन स्टील को हम एसी या डीसी दो प्रकार के किसी भी करंट का उपयोग करके वेल्ड कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस पेपर के 50 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इस पेपर में तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आए हैं। इस पेपर को हमने नॉर्मल समझ रखा था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी प्रकार हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।